हेलो एस्पिरेंट, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। और आज हमारा ये जेएसएससी का सेट 2 है। इससे पहले हम लोगों ने सेट 1 कर लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देखिए। और अभी आप बने रहिए कुछ देर तक हमारे साथ, जहां हम लोग आज डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जेएसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं और आने की इसकी संभावना ज्यादा है ना। और इन क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट्स और बहुत ही इजी ट्रिक्स के साथ सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए देखिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चलिए तो बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। चलिए तो पहला क्वेश्चन तो काफी आसान सा दिख रहा है। क्या है कि यहाँ पर हमारा एक नंबर दे रखा है और उसमें पूछा है कि ये जो नंबर है टोटली 80 से डिवाइड होगा, यानी कि एक्स और वाई की जगह पे ऐसा क्या पुट कर दे जो कि ये टोटली 80 से डिविजिबल हो जाए। तो चलिए सबसे पहली बात ये है कि अगर हमको कोई भी नंबर को 10 से 20 से 30 से अगर डिवाइड करना हो, है ना, तो जो जिस नंबर से डिवाइड करना है उस नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वो कम से कम 0 होना ही होना है ना, या तो ये 2 3, यानी कि जो लास्ट डिजिट हो वो 0 होगा ही, तभी ये पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को मद्देनजर रखते हुए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि y इक्वल्स टू हर हाल में क्या होगा, 0 ही होगा, तभी ये 0 को 0 से कट पाएगा, है ना, काट पाएगा। अब बचा क्या, तो हमारा 8 बच गया कि 8 से भी तो डिवाइड करना है। तो 8 से डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए कि जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं वो पूर्णतः 8 से डिविजिबल हो जाने चाहिए। और अगर सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल है तो इसका मतलब जितना भी बड़ा डिजिट हो वो सारा 8 से डिवाइड होगा। तो हम लास्ट के 3 डिजिट ले लेते हैं, यानी कि 4, 7 और x, और इसको 8 से डिवाइड करना है। यानी कि हम x की जगह पे ऐसा क्या मान रख दें कि ये कंप्लीट 8 से डिवाइड हो जाए। तो अगर हम 8 5 टाइम्स पे लगा दे तो ये 40 आ जाएगा और हाँ रिमाइंडर यहाँ 7 आ जाएगा। अब आपको बताना है कि यहाँ x की जगह पे क्या पुट कर दे, है ना, कि ये पूरा तरह कट जाए। तो अगर आप देख पा रहे हो कि अगर हम यहाँ 2 पुट कर देते हैं x की जगह पर तो ये पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए तो इसका मतलब ये कि हमारा x की जगह पर क्या आ जाएगा, तो x की जगह पर आ जाएगा 2। और आपसे पूछा है x प्लस वाई, है ना, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, तो x प्लस वाई भी हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए तो यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी, है ना, 3 लोग हैं जो कि किसी कार्य को 20 दिन 24 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने कार्य मिलकर प्रारंभ किया, है ना, स्टार्ट तो साथ किया, लेकिन 4 दिन के बाद ए ने कार्य को छोड़ दिया, है ना, 4 दिन के बाद ए छोड़ देता है। तो चलिए पहले तो हमारे पास कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। तीनों एक 20 दिन में कर सकता है, बी 24 दिनों में कर सकता है और सी जो है हमारा 30 दिनों में किसी कार्य को कर सकता है। चलिए तो सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, तो हमें निकालना होगा वर्क, कि वर्क है कितना। तो वर्क कैसे निकलेगा, तो वर्क निकलेगा इन्हीं तीनों का एलसीएम लेकर। और एलसीएम भी कैसे लेंगे, तो एलसीएम लेंगे आप सबसे बड़े वाले नंबर को पकड़ो, यानी कि 30, और 30 का मल्टीपल करते जाओ तब तक ऐसा मल्टीपल ना आ जाए, जब तक, है ना, जब तक ऐसा मल्टीपल ना आ जाए जो इन दोनों से डिविजिबल हो, यानी 20 और 24 से भी डिविजिबल हो। तो ऐसा नंबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 120। और ये देखेंगे तो 20 से ये 6 टाइम में चला जाएगा और 24 से 5 टाइम में चला जाएगा और 30 से 4 टाइम में चला जाएगा। तो ए बी सी तीनों का जो हमारा कार्य क्षमता आ गया, क्या आ गया, 6 और 5 और 4। तो अगर हम कहें कि तीनों मिलकर अगर काम करता तो इन लोगों का कार्य क्षमता आपस में ऐड हो जाएगा, यानी कि हर दिन ये लोग 15 काम कर लेंगे, हर दिन, है ना, 6 4 10 5 15 काम कर लेंगे। और तीनों ने 7 काम कितने दिन तक किया, तो 4 दिन तक, यानी कि 4 दिन तक अगर 7 काम किया तो इन्होंने 60 काम को तो खत्म कर दिया है ना, 60 कार्य तो खत्म हो गए। तो 120 कार्य में से 60 काम खत्म हो गए, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 60 काम ही बचे हैं। और ये 60 काम कौन करेगा, क्योंकि ए तो अब चला गया, ए का तो कहानी खत्म हो गया यहीं पे। अब बचा है हमारे पास बी और सी। तो बी ने कार्य को पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य को छोड़ दिया, है ना, 6 दिन पहले ही कार्य छोड़ देता है। तो जब भी ऐसा केस बने कि कोई पहले कार्य छोड़ दे रहा है तो उसको छोड़ के जाने से रोकना है ना, उसको जाने नहीं देना, उसको पकड़ के रखना है। और पकड़ के कैसे रखना है कि उसको जो 6 दिन में जितना काम करता उतना काम हम और उसे दे देंगे, है ना। तो उससे होगा ये कि वो उसके होने से कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो चलिए अगर बी 6 दिन तक काम करता तो 5 के हिसाब से ना, 5 के एफिशिएंसी से 6 दिन में कितना काम कर लेता, तो 6 दिन में ये 30 काम कर लेता है ना। तो 30 काम को आप ऐड कर दो, यानी कि 90 काम। और अब बी को रोक देना है जाने से। और अब कौन करेगा पूरा काम, तो बी और सी मिलकर करेंगे, यानी 5 और 4 9 के एफिशिएंसी से ये बी और सी इस काम को, बचा काम को 10 दिन में खत्म कर देंगे। और आपसे पूछा है कि कुल कार्य पूरा होने में कितना दिन लगे होंगे, है ना। देखिए 10 दिन तो यहाँ लग गया बी और सी, और 4 दिन तक जो तीनों किया है ना वो, यानी कि 10 और 4 14 दिन में काम को पूरा खत्म कर दिए। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, है ना।
चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि 17.5 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। चलिए पहले व्यास क्या हो जाता है, तो व्यास हो जाता है हमारा डायमीटर, है ना, डायमीटर दिया हुआ है और वो कितना है 17.5 दिया हुआ है किसी गोले का। चलिए तो मान लेते हैं कि यही हमारा एक गोला है ना, ये हमारा क्या है, गोला है। इसको अगर बीच से काटे तो कुछ ये ऐसा बनेगा, है ना, एक इस तरह से और एक इस तरह से बनेगा। क्लियर है। यानी कि जो हमारा एक्स्ट्रा एरिया जो बढ़ा, वो एक्स्ट्रा एरिया कुछ और नहीं, बस ये ऊपर वाला जो सर्कल है ना, ऊपर वाला जो सर्कल है, बस यही तो एक्स्ट्रा एरिया बढ़ गया है कि नहीं। यानी कि इस तरह का दोनों सर्कल का ही तो एरिया एक्स्ट्रा बढ़ा है, और आपसे यही तो पूछा है कि एक्स्ट्रा कितना बढ़ा है, तो यही दोनों सर्कल बढ़ा है। आपको सिंपली करना क्या है कि इन दोनों सर्कल का एरिया निकाल देना है, और सर्कल का एरिया निकालना तो आपको आता ही होगा। चलिए तो हमें पास कितने सर्कल बढ़ गए, तो 2 सर्कल बढ़े हैं और दोनों का एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर, और पाई का वैल्यू 22/7, और आर कितना है, तो हमारे तो डायमीटर दिया है 17.5, तो इसको हम डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आर आ जाएगा, इंटू 17.5 कर देना है और डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। चलिए ये 2 से 2 चला गया, और ये 2 से ये भी 22 11 टाइम्स में चला जाएगा। चलिए 7 से ये कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 5 35, यानी कि 2.5 टाइम में चला जाएगा। तो हमारा आ गया 11 इंटू 2.5 इंटू 17.5। चलिए अब जब भी इन तीनों को हम ऐड कर सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा कुछ 481.25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 34% की छूट देने के बाद वस्तु को 3168 रुपए में बेचा जाता है तो अंकित मूल्य क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले सिंपली आपको क्या करना है कि आपको हमें बता दो कि ये 34% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा। तो 34% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाता है 17/50, यानी कि जो हमारा मार्क्ड प्राइस है एमपी, मार्क्ड प्राइस कितना है 50 है, और उसी मार्क्ड प्राइस पे 17 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 33, है ना। अगर कोई भी चीज अगर मार्क प्राइस 50 है, उसमें 17 रुपए का डिस्काउंट देकर हम उसको सेल कर रहे हैं, तो यानी कि वो हम कितने में बेच रहे हैं, 33 रुपए में। और इसी 33 का वैल्यू आपको दे रखा है 3168, और आपसे सिंपली पूछा है क्या अंकित मूल्य कितना होगा, यानी 50 का वैल्यू कितना होगा। तो 50 का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 3168/33 इंटू 50। अब इसको कट कर दीजिए तो ये 3 का टेबल से 11 बार में चला जाएगा, और ये चला जाएगा 10, 5 और 6 बार में, है ना। अब ये भी चला जाएगा आपका 9 टाइम्स में और 6 टाइम्स में, यानी कि 96 इंटू 50 आ गया। अब 96 इंटू 50 को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप यहाँ 2 मल्टीप्लाई और कर दो और यहाँ 2 से डिवाइड दे दो। कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, है ना। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि अगर यहाँ 2 से डिवाइड दे देंगे तो ये हमारा 48 आ जाएगा, और इसको 50 इंटू 2 करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि 4800 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 3p/7 इक्वल्स टू 4/11 क्यूब। तो p और q का अनुपात पूछा है, p और q का रेशियो पूछा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट लगेगा इसके लिए। चलिए जब भी इस तरह का सीरीज बने, यानी कि p q r s जो भी हो, कितना भी लंबा हो, है ना, और ऐसे कुछ फ्रैक्शन में दिया हो 3/4, 5/7, 8/9 और 5/8 कुछ भी दिया हो, है ना, तो जो p का वैल्यू होगा वो क्या हो जाता है, तो आप सबसे पहले जिसका भी वैल्यू निकालना है उसका लो डिनोमिनेटर और बाकी सबका नोमिनेटर, यानी कि 4 × 5 × 8 × 5 वही p का वैल्यू होगा। और अगर हमको q का वैल्यू चाहिए तो पहले नीचे वाला ले लेंगे, यानी कि 7 × 3 × 8 × 5, है ना। बस जिसका हमको पूछा है उसका डिनोमिनेटर लेना है, डिनोमिनेटर नहीं, और बाकी सबका नोमिनेटर लेना है। सेम कॉन्सेप्ट लगा देंगे इस क्वेश्चन में। हमको p चाहिए तो यानी कि p का डिनोमिनेटर 7 और बाकी का नोमिनेटर यानी कि 4, यानी कि p हमारा कितना हो जाएगा, तो 7 चौके 28, और q के लिए क्या हो जाएगा, तो इस q का डिनोमिनेटर बाकी का नोमिनेटर यानी कि 11 × 3 and 33, तो हमारा 28:33 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है ना।
17% से 32% ऐसे भी अधिक है ना, तो अधिक है तो अधिक कितना है, तो इसको हम क्या करेंगे कि 32% दिया हुआ है, 32% को अगर हम 17% से माइनस कर दे तो ये जो हमारा वैल्यू आएगा ये 120 आएगा, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो सिंपली आपको यही कर देना है। और आपसे पूछा है संख्या का मान, यानी कि 100% का मान पूछा है, तो यहाँ पर कितना आ गया, तो ये आ गया हमारा 15%, और 15% बराबर 120 दिया हुआ है। और आपसे पूछा है 100% कितना होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, यानी 100% क्या हो जाएगा, तो 120/15 × 100। चलिए इसको काट देते हैं, तो 5 दूनी 10 और 3 चौके 12, 4 दूना 8, 8 × 100 यानी कि 800, ऑप्शन नंबर 4। चलिए 7th क्वेश्चन क्या है कि 17 परिमाणों का औसत दिया हुआ है कितना, तो 60 दिया, यानी कि 17 नंबर है उस सबका औसत है, 17 नंबर्स का जो औसत है वो कितना है, 60 है। और प्रथम 9 का, यानी कि 9 जो फर्स्ट 9 है, फर्स्ट 9 का जो औसत है वो कितना है, 57 है। तो ये जो एक्चुअल औसत से ये कितना कम हो रहा है, तो ये 3 कम हो रहा है, और 3 कितने में कम हो रहा है, तो 9 लोग, यानी कि 9 संख्याओं में कम हो रहा है, यानी कि 27 कम हो रहा है। सेम उसी तरह से लास्ट 9 ले रहे हैं, है ना, यहाँ देखिए फर्स्ट 9 और लास्ट 9 टोटल 18 हो गए, लेकिन हमारी संख्या तो 17 ही था ना, यानी कि जो 9वां नंबर वाला जो संख्या है उसको हम लोग 2 बार काउंट कर रहे हैं, यानी जो भी बढ़े और घटेगा वो 9th के साथ ही घटेगा बढ़ेगा, है ना। तो 9th लास्ट 9 का जो आपका औसत दे रखा है वो 65 है, तो यहाँ हमने 65 लिख दिया है। और ये अब कितना ज़्यादा है एक्चुअल औसत से, तो ये 5 ज़्यादा है, और 5 कितने में ज़्यादा है, तो 9 में ज़्यादा है, यानी 45 ज़्यादा है। तो अब यहीं से हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितने अधिक हो रहा है, जो 9th नंबर है ना, जो 9th डिजिट है वो कितना अधिक हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ से अब निकाल लेंगे तो ये पता चलेगा कि ये 60 से, क्योंकि हम लोग कंपेयर तो 60 से कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू तो 60 है, 60 से कितना ज़्यादा है, तो 45 में से अगर 27 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 18, और टोटल हो जाएगा 78, यानी जो 9th डिजिट होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए तो अभी आप लोग बने रहिए, एकदम वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, आगे और भी बहुत ही मस्त और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा हूँ, और बहुत ही इजी ट्रिक्स आपको जो आगे बताऊंगा मैं, है ना। तो बिल्कुल बीच में स्किप ना करें, पूरा देखें वीडियो को। तो चलिए, एक नाव का बहाव के साथ, है ना, यानी कि बहाव के साथ कहें तो डाउन स्ट्रीम 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, और गति और धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम जो है वो कितना है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पानी में, सॉरी, स्थिर पानी में नाव की गति पूछी है, नाव की गति पूछी है, यानी बोट की गति पूछी है। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो बहुत सिंपली निकल जाए कि अगर बोट का गति पूछ दे तो आपको करना क्या है कि डाउन स्ट्रीम को प्लस कर देना है अप स्ट्रीम के साथ, यानी जो बहाव के साथ और बहाव के विरुद्ध जो भी हो उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड दे देना है, यानी कि कितना हो जाएगा, 21 + 7/2, यानी 28/2 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 14 km/h। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ देता कि आप बोट का स्पीड के जगह, है ना, आप पानी की धारा की स्पीड बता दो, तो उसके लिए भी बहुत सिंपल है कि धारा की स्पीड यानी स्ट्रीम की स्पीड जो होगी वो क्या होगी, d - u/2, है ना। अगर बोट पूछे तो प्लस कर देना है और धारा पूछे तो माइनस कर देना है। तो 21 में से 7 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14/2, यानी कि जो स्ट्रीम होगी, जो धारा होगी, उसकी भी गति क्या होगी, तो 7 km/h की गति होगी। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो एक कक्षा में 60 छात्र हैं और 35 छात्र गणित पढ़ते हैं, 20 छात्र गणित और रसायन विज्ञान दोनों पढ़ते हैं। चलिए, यहाँ 2 सब्जेक्ट्स की बात हो रहा है, मान लेते हैं ये हमारा गणित है और ये हमारा रसायन विज्ञान है। चलिए, तो ये हमारा गणित हो गया और ये विज्ञान हो गया। तो जो विज्ञान और गणित दोनों पढ़ने वाले छात्र कितने हैं, तो 20 हैं, तो इसको हम मिडिल में लिख देंगे क्योंकि ये बोध दोनों में आ रहा है ना। और जो गणित पढ़ने वाले हैं वो टोटल कितने हैं, 35 है। तो जब टोटल गणित वाले 35 है हमारे पास, जिसमें से 20 यहाँ है ही, है ना, तो जब 20 यहाँ है ही तो यहाँ हो जाएगा हमारा कितना, 15, और 15 + 20 यानी 35 हो गया। टोटल जो स्टूडेंट थे वो 60 थे। तो बताना है कि सिर्फ जो विज्ञान पढ़ रहे होंगे, जो सिर्फ विज्ञान पढ़ रहे होंगे वो कितने होंगे। तो 60 में से जब 35 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 25, यानी कि जो सिर्फ विज्ञान पढ़ रहे होंगे वो कितने होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी सिर्फ 25 लोग हैं ऐसे जो फिर विज्ञान पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक वस्तु को क्रय मूल्य का 70% लाभ होता है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य समान रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत कितना है।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर मान लेते हैं कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, तो हमारा कितना, ये 170% लाभ हो रहा है। डेट मीन्स कि जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 270। चलिए, और अब क्या कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है वो बढ़ गया, 20% बढ़ गया जी। तो 100 में अगर 20% बढ़ भी गया तो क्या हो गया, ये 120 हो गया। और जो विक्रय मूल्य है वो कुछ नहीं बढ़ा, वो अभी उतना का उतना ही है। और अब आपसे पूछा है जो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो आपको सिंपली निकाल लेना कि नया लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ लाभ कितना हो रहा है, तो लाभ हो रहा है हमारा 150 है ना, एसपी माइनस सीपी कर देंगे तो ये हमारा 150 आ जाएगा प्रॉफिट। और प्रॉफिट बाई सीपी, नया सीपी कितना है 120 है, इनटू 100 कर देंगे तो ये लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। 0 से 0 चला गया, और ये 3 के टेबल से 4 बार में, और ये 5 बार में चला जाएगा। अब ये 4 चला जाएगा 25 टाइम्स में, यानी कि 25 25 125% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलिए √2 इंटू √2। चलिए, तो इसका सिंपली क्या हो जाएगा कि आपको देख लेना है कि यहाँ √2 कितना है, तो 3 है, तो आपको सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, और उससे 1 माइनस कर देना है। तो पहले तो हमारा जो बेस दिया हुआ है यानी 2, उसको 2 लिख देंगे, और अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 दूना 4 दूना 8, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7/8, यानी कि जो 8 आ रहा है उससे 1 माइनस करके न्यूमरेटर कर देना है, यानी 7/8 कर देना है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। चलिए, 11 क्रमागत सम संख्या, यानी सम संख्या मतलब हो गया आपका इवन नंबर, है ना, इवन नंबर्स है, और इवन नंबर्स का योग दे रखा है, यानी जोड़ दे रखा है कितना 242, और आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या। चलिए, ये आपका जो क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम का है, और नंबर सिस्टम के ये जितने भी सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं इस सब पे मैं एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, है ना। तो आप जाके जरूर देखिए, जितने भी सम संख्या, और जितने भी सम संख्या हो या इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो या फिर काउंटिंग नंबर हो, जिस नेचुरल नंबर्स, जितने भी सीरीज बनते हैं, इन सारे के जितने भी सीरीज के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सबको मैंने बस 2 ट्रिक के साथ पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाके देखिए। चलिए, तो अभी आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। तो देखिए, सिंपली आपको करना क्या है कि हमारा जो सम दे रखा है कितना देख रखा है 242, और कितने संख्याएं हैं तो 11 है, तो आपको सिंपली 11 से डिवाइड दे देना है, और हमें माइनस कर देना है। चलिए, माइनस क्यों करना है, तो यहाँ पर हमारा छोटा सूत्र पूछ रहा है तो माइनस करते हैं, अगर बड़ा पूछता तो हम प्लस कर देते हैं। और कितना माइनस करते हैं, तो माइनस करना है यहाँ पर देखिए 11 संख्या है तो इससे 1 कम ले लेंगे, यानी 10। और अगर इस टॉपिक का आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लेना। तो अभी इसको हम सॉल्व करें तो ये 22 में चला जाएगा 22 टाइम्स में, और -10 कर देंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 12 आंसर आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक नाव 3 घंटे 15 मिनट में 15 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में, यानी कि अप स्ट्रीम, तथा 10.5 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम जाती है। यह 3 घंटे में, चलिए यहाँ 2-2, हाँ चलिए तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अभी 3 घंटे 15 मिनट में, चलिए तो हम सिंपली लिख लेते हैं क्या कि 15 किलोमीटर जा रहा है, यानी कि ये हमारा डिस्टेंस है, और डिस्टेंस बट्टा स्पीड कर दे, यानी कि u, प्लस एक और डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, तो 10.5, यानी कि 21/2, और डिस्टेंस बाई स्पीड कर दे, स्पीड क्या हो जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम है, यानी d। और इसी का जो वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि दोनों को जोड़ के जो टाइम है वो टाइम कितना है 3 घंटा 15 मिनट, यानी 3 घंटा 15 मिनट को अगर हम घंटे में चेंज कर दे तो ये 3.25 आ जाएगा। और नेक्स्ट अगला क्या है कि 3 घंटे में 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलता है, तो 12 किलोमीटर चल रहा है तो यहाँ हमने 12 लिख दिया है, और ये प्रतिकूल चल रहा है तो u, प्लस और 14 किलोमीटर अनुकूल चल रहा है, यानी डाउन स्ट्रीम चल रहा है, तो 14/d कर देते हैं। और कितने समय लग रहा है ऐसा करने में, तो इसको लग रहा है 3 घंटा, तो सिर्फ 3 डाल दूंगा मैं इसमें। चलिए, अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर हमको तो 2 मिल गए हैं, ये आपका सेकंड और ये फर्स्ट। अभी इन दोनों में से किसी एक को पूरी तरह से हमको क्या करना है, कट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि ऐसा कोई नंबर लेना है जो जिसका जो ऊपर का वैल्यू हो, यानी ये या ये दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ताकि इसको हम माइनस करें तो ये वापस में कट जाए। तो अगर हम इस पूरे सिस्टम को अगर हम 3 से डिवाइड दे दे, और सॉरी मल्टीप्लाई कर दे, कितने से, 4 से,
और इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर दे कितने से, तो 5 से, है ना। तो जो वैल्यू आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, तो 15 चौके 60, 60 बटा u, और इसमें देखिए यहाँ पर हम लोग 12 25 60, और इसको हम दोनों को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तो 60 बाई u। चलिए, और यहाँ देखो अगर हम यहाँ भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 2 टाइम्स में चला जाएगा, यानी क्या आ जाएगा हमारा, तो प्लस 42 बाई डी, और इसको कर देंगे 14 25 70 हो जाएगा, यानी माइनस 70 बाई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 3.25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 तिया 12, और 4 को हम 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा, यानी 12 और 1 13, तो 13 माइनस, अब यहाँ देखिए 5 × 3 कर दीजिएगा तो ये 15 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 60 u और ये तो दोनों आपस में कट जाएगा, और यहाँ पर इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कुछ, मैं इस तरफ साइड में बना दे रहा हूँ, ये कितना आ जाएगा, तो 40 चला गया 70 में से, तो बचा 30, यानी कि 28 बच जाएगा, वो भी माइनस का 28 बचेगा, है ना, माइनस का 28 डी बाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2, और यहाँ से माइनस माइनस आपस से कट जाएंगे, और ये 2 चला जाएगा आपका 1414, यानी कि जो डी का जो वैल्यू आ गया ये हमारा 14 आ गया। जल में नाव की गति पूछी है, जल में नाव की गति पूछी है, चलिए स्थिर जल में नाव की गति, तो ये डाउन स्ट्रीम हमको तो मिल गया 14, तो अब हमको निकालना होगा u अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम निकालने के लिए ये 14 को किसी एक में पुट कर दीजिए, किसी एक में, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ d की जगह क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और ये 14 और 14 कट जाएगा आपस में, तो ये बचेगा क्या 1, और इस 1 को हम इक्वल टू के अपोजिट साइड ले गए तो ये क्या हो जाएगा, ये अब 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाएगा, यानी कि जो कॉन्सेप्ट बच के आएगा हमारे क्या आ जाएगा, तो 12 बटा u इक्वल्स टू 2, है ना। अब ये भी कट जाएगा 6 टाइम में, यानी कि जो u आ गया वो हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। और आपसे पूछा है क्या, नाव की, बोट, तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में ही जस्ट हमने बताया था कि जब भी आपको बोट पूछे तो क्या करना है, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम बाई 2, यानी कि 14 प्लस 6 20, 20 बटा 2 कर देना है, यानी कि जो 10, यही होगी हमारी क्या 10 बोट की स्पीड होगी, यानी कि स्थिर जल में जो नाव की स्पीड होगी वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है अगर x प्लस 1/x3 है तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। क्वेश्चन देखते हैं, बहुतों का आंसर भी आ गया होगा, है ना। चलिए तो इसके लिए सिंपली क्या है कि अगर x प्लस 1/x दिया हो इक्वल्स टू k दिया हो, और आपसे पूछ ले कि x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाता है कि k का क्यूब माइनस 3k, है ना, माइनस 3k, और यहाँ हमारा k का वैल्यू कितना दिया है, तो 3 दिया है, तो आपको बस इस पे पुट कर देना, तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, है ना, और माइनस करना है 3 × k, यानी कि 3 × 3 यानी कि 9, क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 18, और यही इस क्वेश्चन का आंसर भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई नीचे दी गई है, किस स्थिति में त्रिभुज बनना संभव नहीं है। चलिए तो अगर हम बताएं कि त्रिभुज कब बन सकता है, कि अगर जब मान लेते हैं कि एक साइड ये है, ये 5 है, और अगर एक साइड ले हम 3 और एक साइड ले हम 2, और इससे अगर हम कह दें कि आप त्रिभुज बना दो, तो ये पॉसिबल हो पाएगा, कभी वो खड़ा नहीं हो पाएगा ना, वो एक दूसरे पे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, यानी कि एक दूसरे पे ही लेट जाएगा, खड़ा नहीं होगा। यानी कि खड़ा करने के लिए, उसको इस तरह से खड़े करने के लिए वो जो थर्ड साइड से हमेशा जो सम ऑफ 2 साइड्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना, तभी वो क्या होगा, एक त्रिभुज बन पाएगा। चलिए तो आप सबसे पहले देख लो कि यहाँ की हमारा 12 है और 10 है और 15 है, तो अगर हम 12 और 10 करें तो ये हमारा 22 हो जाएगा, जो कि 15 से ज़्यादा है, यानी कि ये हमारा जो है ये ट्रायंगल बन जाएगा इससे। उसी तरीके से अब छोटा वाला देखिए, सबसे बड़ा क्या है 5.7 है ना, तो उसको रहने देते हैं। यहाँ पर 3.6 और 4.3 को अगर ऐड कर दे तो वो 5.7 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी आपका त्रिभुज बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। अब सेम इसी तरह से देखिए 12 और 6 18, और यहाँ जो सबसे हाईएस्ट है वो 17 ही है, यानी 17 से अब ज़्यादा हो रहा है सम ऑफ 2 साइड्स, यानी कि ये भी ट्रायंगल बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे तो ये हो जाएगा 6.7, और यहाँ कितना है 6.8, ये तो कम है ना, यानी कि 2 साइड्स को
ऐड करने से जो तीसरे साइड से हमें क्या चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तभी वो ट्रायंगल बनेगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर डी है इससे ट्रायंगल नहीं बनेगा और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 कम है ना। तो आपसे पूछा है कि उधार दी गई राशि कितनी थी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपसे देखिए सिंपली क्या कह रहा है कि एक प्रिंसिपल था, है ना, कोई भी प्रिंसिपल था वो आपको दे रखा है और उस पर जो इंटरेस्ट मिला, वही इंटरेस्ट कितना मिला, तो वो इंटरेस्ट प्रिंसिपल से 250 रुपए कम मिले। यानी कि अगर हम प्रिंसिपल माइनस इंटरेस्ट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारा P दिया हुआ है, माइनस कर देना है। इंटरेस्ट के लिए क्या निकालना है, इंटरेस्ट कैसे आएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो P इंटू आर, आर कितना दिया हुआ है, तो 5, टाइम दिया हुआ है 15 वर्ष, बटा 100 कर दीजिए आप सिंपली, इक्वल्स टू 250 आ गया। 5 से ये कट जाएगा आपका 20 बार में, और 5 से ये भी कट जाएगा 3 बार में, और ये 4 बार में। यहाँ देखिए P माइनस 3P/4 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 माइनस 3, यानी कि P बटा 4 आएगा। तो यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, यानी कि P बटा 4 इक्वल्स टू 250 आ गया। या तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 250 इंटू 4 यानी कि 1000। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। बहुत आसान, बहुत सरल। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ क्या है, एक आदमी, एक महिला और एक लड़का है जो किसी कार्य को क्रमांश 3, 4 और 12 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पहले क्या है, आदमी है यानी मेन है, मैन है, और वेमेन है यानी औरत है, और लड़का है यानी चाइल्ड है। 3 लोग हैं और इन तीनों में जो काम कर सकते हैं, एक का जो क्या दिया हुआ है कि एक 3 दिन लगाता है, एक 4 दिन लगाता है और एक 12 दिन लगाता है। तो आप सबसे पहले काम ही निकाल लो। तो काम क्या आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 12। और चलिए तो ये इफिशियंसी जो मेन का आएगा वो कितना आ जाएगा, मेन का इफिशियंसी 4 आ जाएगा, वीमेन का इफिशियंसी 3 आ जाएगा, और चिल्ड्रन का जो इफिशियंसी है वो 1 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है कि एक आदमी और एक महिला को कितने लड़के की सहायता करे कि कार्य 1/4 दिन में ही हो जाए, है ना, 1/4 दिन में ही खत्म हो जाए। चलिए 1/4 दिन में ही खत्म करना है तो उसके 2 से कहेगा, अब तो सीधा 1/4 दिन में निकाल लेना है। या तो आप ये कहो कि हम 1 दिन का निकाल लेते हैं कि 1 दिन में खत्म हो जाए, और क्या करें कि काम को ही बढ़ा देते हैं, 4 गुना कर देते हैं। अगर हम इसको 4 गुना कर दे तो इसको भी 4 गुना करना होगा, यानी 1/4 को भी 4 गुना करना होगा। तो ये हमारा ऑलरेडी 1 आ जाएगा, यानी 1 दिन का निकालना होगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, तो 12 चौके 48। अब हमारा काम कितना हो गया, 48 हो गया, और इसको करना होगा कितने दिन में, तो 1 दिन में करना है, जिसमें एक आदमी और एक महिला लगा है ना। तो एक आदमी का 4 और महिला की 3 इफिशियंसी है, यानी 4, 3, 7 इफिशियंसी के साथ तो काम होगा ही। प्लस जो चिल्ड्रन कितने लगेंगे, यानी C कितने लगेंगे जो 1 इफिशियंसी के साथ काम करेंगे, है ना। तो ये आपका टोटल इफिशियंसी है, और यहाँ हमारा टोटल वर्क दिया हुआ है, यानी कि वर्क कितना है, 48। तो टाइम भी आपको पता है कि 1 डे लगेगा, है ना। टाइम भी हमको कितना दिया हुआ है, तो 1 दिन में ही खत्म करना है, यानी कि आपको टाइम मिल गया, वर्क मिल गया और इफिशियंसी मिल गया। तो बस पुट कर दीजिए। तो वर्क बराबर क्या हो जाता है, वर्क बराबर हो जाता है टाइम, यानी कि 1 इंटू इफिशियंसी, यानी कि 7 प्लस C, और वर्क कितना है, 48 है। तो 48 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस C, और C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये 47 इस तरफ चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 41। यानी कि जो हमको बच्चों की जो संख्या लगेगी वो टोटल 41 लगेगी, यानी 41 लड़के लगेंगे, तब जाकर ये काम 1/4 दिन में खत्म हो जाएगा। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आप हमसे डाउट फिर से पूछ सकते हैं, है ना। हमारी टीम निरंतर प्रयास करती रहती है कि बहुत जल्दी से जल्दी आपके सवालों का जवाब दे दे। मैं अपने टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली क्यूजेज होती है वहाँ, और उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि इस समय M K से 15 वर्ष बड़ा है। चलिए मान लेते ये M है और ये K है। तो जो M है वो 15 वर्ष K से बड़ा है, तथा 5 वर्ष बाद K की उम्र 10 वर्ष हो जाएगी। यहाँ से अगर हम 5 वर्ष ऊपर चले जाएं, है ना, 5 ईयर, तो अब जो K की जो उम्र होगी वो कितना होगी, 10 ईयर्स की हो गया K। यानी कि अगर 5 साल पहले आ जाए तो 5 साल पहले K कितना साल का था, 5 साल पहले 5 ही साल का रहा होगा, तभी तो 5 साल बाद 10 साल का हो गया।
और अब बताइए कि हमारा पहले क्या दिया था, एम जो है के से 15 वर्ष बड़ा है, तो अगर के 5 साल का है तो एम क्या 20 साल का नहीं हुआ होगा, है ना। तो एम 20 साल का हो गया और आपसे यही तो पूछा है कि एम कितने वर्ष बड़ा था, तो एम हो जाएगा आपका 20 साल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने 19वें क्वेश्चन का। और 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, 65 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल को 57 रुपए प्रति किलोग्राम चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 69 यानी 59 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 15% का लाभ हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ देखिए 15% का लाभ हो रहा है कितने में बेच के, 69 पे, यानी कि जो 69 है वो अपने आप में 115% के बराबर है ना। तो 115% इक्वल्स टू 69 है, और हमको 100% निकाल लेते हैं, यानी कि जो दो मिक्स करके उसका वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से हमको ये पता चल जाएगा। तो ये 69/115 इंटू 100 हो जाएगा। चलिए तो ये कटेगा क्या, और ये हो जाएगा हमारा 20 बार में, और ये हमारा 5 से चला जाएगा 2 और 23 टाइम्स में, और 23 से ये चला जाएगा 3 बार में चला जाएगा, यानी 3 इंटू 20 यानी क्या आ गया हमारा 60 आ गया, है ना। चलिए तो 60 आ गया है। तो अब हमारा क्या दिया होता पहले जो राशि, एक 65 रुपये प्रति किलोग्राम के चावल को और 57 रुपये प्रति, यानी कि एक तो हमारे यहाँ से सीधा एलिगेशन लगा देना है 65 और 57, और दोनों को मिक्स करके कितने में बेचे तो 60। तो यहाँ से जो हमारा रेशियो निकल के आएगा ये 3, और यहाँ से आएगा हमारा 5, यानी कि जो रेशियो आएगा क्या आ जाएगा तो 3:5। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सौरभ ने 25 किलोग्राम चावल को 175 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से और 25 किलोग्राम दूसरे प्रकार के चावल को एक निश्चित दर पर खरीदा, और दोनों को मिलाकर 186 प्रति किलोग्राम में बेचकर 20% का लाभ किया। चलिए तो यहाँ पर जो 186 दिया हुआ है ये 186 120% के बराबर है ना। 120% का फिर से हमको वही 100% निकालना है, तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 186/120 इंटू 100। चलिए तो इसको काट देते हैं हम सीधा, 20 बार में हो जाएगा ये, और यहाँ चला जाएगा 5 दूनी 10 और 24 बार में। चलिए अब ये चला जाएगा 5 बार में, और ये चला जाएगा 6 बार में। चलिए अब ये 6 तिया 18 और 6 कम 6 31 इंटू 5 आ गया, यानी कि क्या आ गया हमारा 31, 5 तिया 15, यानी 155 रुपए के हिसाब से अगर वो बेचा इन दोनों को मर्ज करने के बाद, तो उसको नो प्रॉफिट और नो लॉस होगा। एक का तो दाम दिया है 175 175, है ना। तो दूसरा का दाम क्या होगा आपसे पूछा है। चलिए तो अगर हम इन दोनों को मान लेते हैं, जो दूसरा वाला है वो x है, तो अगर 175 प्लस x कर दे तो वो क्या इसके डबल के बराबर नहीं होगा। अगर हम इसको भी डबल कर दे, यानी कि 155 को डबल कर दे, तो ये कितना हो जाएगा 0 5 5 10 1 11 और 2 1 3 310 हो जाएगा, यानी कि 175 प्लस x 310 के बराबर नहीं होगा। आखिर इन्हीं दोनों के जोड़ से तो बना है ये, है ना। तो अब यहां से x का वैल्यू निकाल लेना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा तो 310 माइनस 175, जो कि आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 10 में से 5 गया 5 और 7 10 में से 3 गया, यानी 35 आ जाएगा, 135 आ जाएगा ना, 135, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, है ना। और अगर आप हमारे चैनल के साथ नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए इस तरह की और भी वीडियोस बनाते रहें। चलिए ठीक है, और अगर आप जमशेदपुर से हैं तो आप हमारा ऑफलाइन ब्रांच भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जमशेदपुर में है, प्रमाथ नगर में है ना। अभी पूजा ऑफर में भी चल रहा है, जिसकी मंथली फीस ओनली 600 कर दी गई है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।